रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ये जो रैपिडली प्रोग्रेसिव है ये कोई एक डिजीज़ का नाम नहीं है। एक बेसिस के अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं, 1, 2, 3। सबसे पहला आता है एंटी जीबीएम एंटीबॉडी। एंटी जहाँ पे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती है। और ये जो एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज़ बनती हैं इस पूरे उसको डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, गुड पैस्चर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं हम उसको? गुड पैस्चर syndrome. Anyways, there's nothing good about it, but still its name is good pasture syndrome. तो इसमें होता क्या है कि obviously GBM के खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही है और GBM तो अपनी खुद की है। और वो GBM में पर्टिकुलरली किसके खिलाफ बन रही है? पर्टिकुलरली GBM एक प्रोटीन दैट इज किससे बनी हुई है? कोलेजन टाइप 4 से बनी हुई है। और वो जो कोलेजन टाइप 4 है, कोलेजन टाइप 4, उसमें भी अल्फा 3 जो चेन है उसके खिलाफ बनती हैं, की वजह से हमारी जो GBM है उसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है। अब ये जो डिजीज़ है सबसे पहले ये रैपिडली प्रोग्रेसिव है, मतलब कि ये शुरुआत जब इसकी होती है उसके बाद एंड तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही रैपिड हो जाता है। ठीक है, मतलब आराम से नहीं चलती है डिजीज़, ये नहीं कि सालों लग गए उसको दिखने में या कुछ है, रैपिडली प्रोग्रेसिव है। और यहाँ पे जो है एंटीबॉडीज़ होती हैं, मतलब एंटीबॉडी के डिपॉजिट्स होते हैं, ना कि कॉम्प्लेक्सेस के। ठीक, क्योंकि सेकंड जो हम पढ़ेंगे ये जो फर्स्ट है ना, ये है एंटी GBM एंटीबॉडीज़। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी के डिपॉजिट्स बन रहे हैं कहाँ पे? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। और लीनियर डिपॉजिट्स होंगे, जैसे ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे लीनियरली डिपॉजिट हो रहे हैं। और ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये एंटीबॉडीज़ होती कौन सी हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन G। इसकी एंटीबॉडी बन गई, एंटीजन एंटीबॉडी बन गई। अब क्या होता है उससे? क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होती है। हमेशा जब एक एंटीबॉडी आती है तो फिर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट करते हैं। कौन से पाथवे से एक्टिवेट करेगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा किसके लेवल है। लाइक C3 है, अगर उसके लेवल है ज़्यादा तो फिर हम बोलते हैं कि वो ऑल्टरनेट पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट है वो एक्टिवेट होगा। C3 और इम्यूनोग्लोबुलिन G के डिपॉजिट्स हो जाते हैं, कहाँ पे हो जाते हैं? GBM में। और वो डिपॉजिट्स हैं वो ऐसे लीनियर, क्योंकि GBM है ना और कोलेजन तो हर जगह है GBM में, तो ऐसे इसके लिए लीनियर डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ पे। ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो कोलेजन टाइप ये वाली है, इसके खिलाफ ये वाला जो कोलेजन टाइप है टाइप 4, ठीक है, ये वाला अल्फा 3, ये और कहाँ पे होता है? ये जो एंटी GBM एंटीबॉडीज हैं एक तो ग्लोमेरुलस में होती है, सेकंड थिंग वो कहाँ होती है? एल्वियोलस में। तो एल्वियोलर की जो कैपिलरी है उसकी जो उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एल्वियोलर कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके खिलाफ भी ये एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं कि गुड पैस्चर सिंड्रोम है? डायग्नोसिस कुछ नहीं है, बस हमें पता है कि सीरम के अंदर ये एंटी GBM की एंटीबॉडीज़, ये वाली जो एंटीबॉडीज़ हैं ये प्रेजेंट होंगी, तो वही एंटीबॉडी से हमें पता लग जाएगा कि इसे गुड पैस्चर सिंड्रोम है। और ये ट्रीट कैसे हो सकता है? एक टर्म होती है दैट इज़ नोन एज प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस एक मशीन होती है, ठीक है, मतलब ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे बॉडी में से ब्लड निकलता है, उसमें से प्लाज्मा जो है वो सेपरेट होता है। और प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं, ये वाली जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं GBM के खिलाफ, ये वाली जो एंटीबॉडीज़ हैं ये रिमूव कर ली जाती हैं। बाकी का सारा प्लाज्मा अलॉन्ग विद ब्लड हमारे अंदर वापस दे दिया जाता है। दिस इज़ नोन एज प्लाज्मा फेरेसिस, की प्लाज्मा में से स्पेसिफिकली हम लोग एंटीबॉडीज़ निकाल रहे हैं। तो उसके प्लाज्मा फेरेसिस अगर जब हम करते हैं तो ये जो ट्रीट हो सकती है हमारा गुड पैस्चर सिंड्रोम। ये थी हमारी एंटी GBM मीडिएटेड, मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड। और अब ये जो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हैं, अगर ओवरऑल बात करें ये रैपिडली प्रोग्रेसिव की, तो एक पॉइंट आता है दैट इज क्रीसेंट फॉर्मेशन। क्या आता है? क्रीसेंट फॉर्मेशन एक होता है कि हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है कि जो एपिथीलियम है हमारी, जो ये एपिथीलियम लगी हुई है, इस एपिथीलियम की प्रोलिफरेशन होती है, ज़्यादा प्रोलिफरेशन होगी। अंदर और क्या क्या आएंगे? अंदर न्यूट्रोफिल्स आएंगे, मैक्रोफेजेस आ जाएंगे बोमेंस कैप्सूल के अंदर। तो उससे क्या होता है कि ये जो कैपिलरी है वो साइड हो जाती है। कैपिलरी जो अंदर थी वो साइड में चली गई और ये ऐसे करके क्रीसेंट शेप बन गई। ये देखो ऐसे क्रीसेंट शेप बन गई और यहाँ पे सारी कैपिलरीज ऐसे एक साइड हो गई। तो इसे बोलते हैं हम लोग क्रिसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, क्रीसेंट सा बन जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोलिफरेशन। अब ये जो एंटी GBM डिजीज़ है इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ के आने से क्या होता है कि GBM जो है वो रप्चर होएगी, रिंकल होने की वजह से अंदर माइक्रोफेजेस आ जाएंगे, साइटोकाइंस आ जाएंगे, कई साइटोकाइंस और कई फाइब्रिन
इससे क्या होता है, फाइब्रिन वगैरह इन सब के आने से प्रोलिफरेशन होती है पैराइटल सेल्स की। इसके बाद हम बोलते हैं कि ये क्रिसेंट शेप में आ जाता है, दैट इज क्रिसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। हमने बोला कि जीवीएम जो है वो रप्चर हो जाती है। अगर जीवीएम रप्चर हो जाती है तो उसका मतलब है, मतलब ग्लोमेरुलस में रप्चरिंग हुई तो ऑब्वियसली हीमेचूरिया होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हीमेचूरिया होता है, क्योंकि ग्लोमेरुलर बेसिन मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम आई है ना, तो हीमेचूरिया होएगा। साथ में हमने बोला कि ये एल्वुलर कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, और अगर एल्वुलर में की कैपिलरी मेम्ब्रेन को करेगा तो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन, मतलब कि हमारे लंग्स में प्रॉब्लम आई है, तो उससे क्या होता है, कफिंग ऑफ ब्लड होती है। और कफिंग ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं, हीमोटाइसिस। हीमोटाइसिस, व्हाट इज हीमोटाइसिस? हीमोटाइसिस इज कफिंग ऑफ ब्लड एंड हीमेचूरिया इज यूरिन में ब्लड आना। और इधर एंटीबॉडीज़ की कौन सी डेपोजिशन होती है, तो लीनियर होती है, रिबन लाइक, कॉम्प्लेक्सेस की नहीं होती, एंटीबॉडी की होती है। ऑलराइट, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट्स पहले हमने पढ़ लिया है, एंटीजीबीएम की एंटीबॉडीज़ बनती हैं। सेकंड है इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड डिपॉजिट्स, उसमें एंटीबॉडी की डिपॉजिट्स होती थी, इधर इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपॉजिट्स होती हैं। कई और डिजीजेस होती हैं, उनमें ये हम देख सकते हैं। पहली डिजीज़ अगर हम बात करें, दैट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन ए नेफ्रोपैथी। उसमें क्या हुआ था कि एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन ए बनता है और वो फिर जाकर हमारे जीबीएम के ऊपर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए नेफ्रोपैथी। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। सेकेंड हमने क्या किया कि एसएलई अगर होती है उसमें भी पूरे ये वाली जो है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, इसमें पूरी के पूरी बॉडी के अंदर डिपॉजिट्स होते हैं और हमारी किडनी के अंदर भी होते हैं। थर्ड HSP, दैट इज़ हिनोक्सुलिन परप्यूरा, उसमें भी होता है। ठीक है, फोर्थ जो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें क्या था कि स्ट्रेप्टोकोकस के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जो स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन है, वो एंटीजन हमारे ग्लोमेरुलस में के एंटीजन के से रिजेंबल करता है, इसीलिए वो एंटीबॉडीज़ जो हैं जो स्ट्रेप्टोकोकस के खिलाफ बनती हैं वो हमारी किडनी में भी आ जाती हैं और उसको अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि सबसे पहले ये था, उसके बाद आगे बढ़कर ये इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट्स होते होते ये बन जाती हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ऑलराइट, और ये जो हम लोग बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन जो होती हैं, ये सब एपिथेलियली हम बोल सकते हैं होती है। सब एपिथेलियली क्या था कि ग्लोमेरुलर बेसिन मेम्ब्रेन है और ये एपिथेलियम है, उसके यहाँ पे जो है डिपॉजिट्स होते हैं। और ये जो डिपॉजिट्स, ये जो ग्लोमेरुलर बेसिन मेम्ब्रेन में ऐसे होते हैं, ये ग्रैनुलर डिपोजिशन होती है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट में हमने एंटीजीवीएम जो गुड पैस्चर सिंड्रोम था, उसमें क्या किया था, लीनियर डिपोजिशन होती है, लेकिन इसमें ग्रैनुलर है। उसमें क्या था, रिबन लाइक, और इसमें ग्रैनुलर। और ये जो है ये प्लाज्मा फेरेसिस से ट्रीट नहीं हो पाती है कि ये कॉम्प्लेक्स है, एंटीबॉडीज़ नहीं है, ठीक, प्लाज्मा फेरेसिस से नहीं हो पाती। वो जो है हमने जो गुड पैस्चर सिंड्रोम है वो ट्रीट हो सकता है प्लाज्मा फेरेसिस से। थर्ड जो हमने पढ़ना है, ये हमने 2 पढ़ लिए, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ पॉसी इम्यून, PAUCI, पॉसी इम्यून। इसमें क्या होता है, इसमें ना तो एंटीबॉडी की डेपोजिशन हो रही है, ना ही इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ANCA मीडिएटेड है, ANCA मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है इसमें। ANCA मीडिएटेड हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है वैस्कुलाइटिस में, मतलब कोई भी वैस्कुलर डिजीज़ होती थी तो हम लोग ये हमने उसमें पढ़ा है P ANCA C ANCA, याद। तो ANCA क्या था, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, मतलब न्यूट्रोफिल के खिलाफ साइटोप्लाज्म में एंटीबॉडी है, वो वाली मीडिएटेड। और इसकी एग्जाम्पल है चर्क-स्ट्रॉस डिजीज़, वैगनर्स डिजीज़, माइक्रोस्कोपिक पॉलीहेंजाइटिस। अब इन तीनों का हॉलमार्क क्या था कि हमारे क्रिसेंस मिलते थे। तो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का हॉलमार्क है कि क्रिसेंस बनते हैं, और वो जो क्रिसेंस हैं वो क्या होते हैं, मून लाइक डिपॉजिट्स। उसमें किसकी प्रोलिफरेशन होती है, जो हमारी पैराइटल एपिथेलियम है बाहर की, वो फाइब्रिन आ जाता है, WBCs, मैक्रोफेजेस, ये सब लोग आ जाते हैं। मेनली हमने क्या बोलना है, एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन। ये वाली डिजीज़ है, हमें पता है कि इसमें डेपोजिशन हो रही है। डेपोजिशन होने के कारण जो GFR है वो कम हो जाता है। GFR कम हो रहा है तो ऑब्वियसली यूरिन कम बनेगा, तो इसमें सिवियर ओलिगोयूरिया होता है। बाकी तो चीज़ें हैं ही हैं नेफ्राइटिक की, ओलिगोयूरिया बहुत ही सिवियर होता है, और कभी कभी एनयूरिया वाली कंडीशन आ जाती है। तो इसमें रैपिड लॉस ऑफ रीनल फंक्शन होता है, तो ये हमें पता है। जितने ज़्यादा क्रीसेंस हमें दिखेंगे, हम बोल रहे हैं कि जितने ज़्यादा क्रीसेंस हैं उतना ही कम इसका प्रोग्नोसिस हो सकता है, उतनी ही कम ये ट्रीटेबल हो सकती है। तो इसका अगर हम बोलें कि अगर नंबर ऑफ
क्रिसेंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रोग्नोसिस के। इसमें अगर GFR वगैरह कम हो रहा है तो फिर हमें लॉन्ग टर्म डायलिसिस पे या तो रहना पड़ता है इंसान को। हम तो कर ही नहीं पा रहे, रिमूव ही नहीं कर पा रहे टॉक्सिन्स, क्योंकि ओलिगोयूरिया हो चुका है, एनीयूरिया हो चुका है, तो डायलिसिस होता है लॉन्ग टर्म में, या फिर ट्रांसप्लांटेशन होती है। So this was all about rapidly progressive glomerulonephritis के 3 types, and if you have any queries you can ask, and if you like the video please subscribe. Thank you.